नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक पे। और एक बार फिर हम लेकर आए हैं क्विक रिवीजन फॉर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। और आज हम करने वाले एक नया चैप्टर जो कि है आपका, दिख रहा होगा बैक स्क्रीन पे, हमारे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड भी आने वाले हैं और बोर्ड भी आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर क्विक रिवीजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो देखिए, फर्स्ट मीनिंग ऑफ टू नेशन थियरी। टू नेशन थियरी क्या है? दो राष्ट्र सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत, वो है क्या? अगर मैं बात करूं जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है आपका, वो क्या है? तो मीनिंग ऑफ टू नेशन थियरी बताया गया कि क्या है। देखो, टू नेशन थियरी वाज proposed by the मोहम्मद अली जिन्ना टू क्रिएट सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। देखो, इंडिया क्या था, इंडिया में दो स्टेट्स बनाए गए आफ्टर द पार्टीशन। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 में, कब पार्टीशन हुआ था इंडिया का? 1947 में। और 1947 में पार्टीशन के साथ इंडिया टू पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इंडिया जो हमारा इंडिया है हिंदुस्तान, और दूसरा पाकिस्तान। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन थे भाई? हमारे एक महान नेता मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने टू नेशन थियरी की डिमांड की थी, और यहीं से हमारा जो नेशन है वो टू पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद जब इंडिया बना, ठीक है, तो इंडिया जैसी बना उस दिन, उस मिडनाइट को, 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक स्पीच दी। और कई बार एग्जाम में स्पीच के बारे में पूछा जाता है कि उनकी जो स्पीच थी वो क्या थी। वो स्पीच क्या है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, कौन सी स्पीच थी? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। जो स्पीच है मिडनाइट 1450, ठीक है, याद रखना 1450 1947 नेहरू ने जो पहली स्पीच दी थी इंडिपेंडेंट के साथ, और यहीं से इंडिया आजाद हुआ था। ठीक है, तो ये स्पीच जो है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये आपको याद रखनी है। तो ये मीनिंग थी, और ये ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। हमारा चैप्टर क्या था? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। एक इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ, और उस इंडिपेंडेंट के बाद कई सारे चैलेंजेस आए। क्यों ये चैलेंजेस क्यों आए? तो उसके पीछे रीजन था इंडिया का दो पार्ट में डिवाइड होना, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो देखते हैं वो चैलेंजेस कौन से थे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे वो थ्री चैलेंजेस हैं जो हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंट देखने को मिले। मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट चैलेंजेस है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं। ये आपका फर्स्ट चैलेंज है, ये आपका सेकंड चैलेंजेस है, और ये आपका, ओ भाई कितना लंबा है, ये आपका थर्ड चैलेंजेस है। ठीक है, तो ये तीन चैलेंजेस है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 6 नंबर का आता है फिक्स। कई बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान से सुनना सभी, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। तो देखो स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो जैसा कि मैंने बताया 14-15 अगस्त 1947 की बात याद रखना। क्या? 14-15 अगस्त 1947 क्या याद रखना है कि नेहरू जी ने पहली स्पीच दी थी, जिसको क्या नाम दिया गया था? ट्रस्टी विथ डेस्टिनी का। ठीक है, अब ये जो दी गई स्पीच, इस स्पीच में बोला गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, और उसके साथ कई चैलेंजेस आए। वो चैलेंजेस क्या थे? तो देखो, सबसे पहला चैलेंजेस था चैलेंजेस टू सेव अ नेशन। हम इतने बड़े राष्ट्र थे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी हमारी, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज थी, उन डाइवर्सिटीज को एक करना चैलेंज था, पूरे नेशन को एक शेप देना एक चैलेंज था, और वही हमारा पहला चैलेंज था। क्या था? इंडिया वाज डाइवर्ट अमंग वेरियस स्टेट। इंडिया की बात करूं तो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, उस समय इंडिया डिवाइडेड था। किसमें? वेरियस स्टेट, कई सारे स्टेट से इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया टोटल 565, कितने याद रखना है, 565 प्रिंसली स्टेट में डिवाइड था। छोटे छोटी रियासतें थी इंडिया के अंदर, और वो रियासतें जहां पे राजा शासन किया करते थे। अब उन सभी राजाओं को मनाना एक चैलेंज था, तभी तो एक नेशन बनता, एक प्रॉपर कंट्री बनती। तो जो पहला चैलेंज आया हमें यही आया कि हम इतने सारी कंट्रीज को, इतने सारे स्टेट्स को, जो किंग है उनको एक साथ कैसे लाएं। अब इतना बड़ा जिम्मा
किसको दें, ये एक सोचने वाली बात थी। तभी नेहरू जी द्वारा एक काफी इंपॉर्टेंट नाम जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन मैन मूवी देखिए ना, देखिए, हाँ याद करो, वो आयरन मैन इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो दूसरे वाले की नहीं बात कर रहा मैं। इंडिया का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये वही है जिनके नाम पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। क्यों बनाई गई? क्योंकि इन्होंने ही अपने नेशन को एक शेप दिया। इतने बड़े लार्ज पैमाने पे जो इंडिया छोटे 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 पार्ट में डिवाइडेड था, उसको साथ लेकर आए। तो इसका नाम क्या था इनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने ही इंडिया को कंबाइंड करने का काम किया, इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो इन्हीं के नाम पे बनाई गई है। तो आई थिंक फर्स्ट चैलेंजेस आपको क्लियर हो चुका होगा कि कितना बड़ा चैलेंज था हमारे सामने जब हम इंडिपेंडेंट हुए। चलिए देखते हैं दूसरे चैलेंजेस की। तो देखो दूसरा चैलेंजेस लिखा हुआ है टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सेटअप। अब भाई ये क्या है? डेमोक्रेटिक सेटअप, फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक सेटअप। क्या है डेमोक्रेटिक? आपको पता होगा एक काफी अच्छे फेमस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, जिन्होंने डेफिनेशन की फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था कि डेमोक्रेटिक क्या है? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया रूल ही डेमोक्रेटिक कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसको हम कैसे स्टैब्लिश करें, यही हमारा चैलेंज था। बिकॉज जब इंडिया आजाद हुआ, पूरी कंट्री डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक और कम्युनिस्ट में डिवाइडेड हो रही थी। तो इंडिया किसको अपनाता भाई? इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ना हमारे पास रूल्स थे, किस तरीके से हम गवर्न करें, किस तरीके से अपना शासन चलाएं, हमें नहीं आता था। इसीलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज आया कि इंडिया को एक बिग डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनाया जाए। बिकॉज इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन अनएजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अवेयर नहीं थी, जानती नहीं थी उसके बारे में, तो कैसे वोट देती? क्योंकि डेमोक्रेटिक का सबसे बड़ा फंडा ये होता है राइट टू वोट। वोट देकर एक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था। कितने लार्ज पॉपुलेशन पे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे हम कैसे इलेक्शन करवाएंगे? लेकिन हमने हार नहीं मानी, पीछे नहीं हटे, क्योंकि इंडिया वाले ना पीछे नहीं हटते, घर में घुसकर मारते हैं। याद ना, याद करना, बताना कौन से टॉपिक में है ये। तो स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सेटअप, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या क्या इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया। मींस एक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं हिंदी में इसे। क्या कहते हैं? प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यानी कि एक ऐसा प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, जो इंडिया पे रूल करेगा। लेकिन वो क्या होगा भाई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होगी, एक पार्लियामेंट बनेगी और उस पार्लियामेंट से ही हमारा लीडर इलेक्ट होकर आएगा। ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट चैलेंज टू डेवलप दिस डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन द नेशन। ये एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम किस तरीके से इसको स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन हमने इसको स्टैब्लिश किया और इंडिया ने एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को एडॉप्ट कर डेमोक्रेटिक को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया। ठीक है। तो ये सेकंड चैलेंजेस था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में डेमोक्रेटिक को सेटअप कैसे किया जाए। तो हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया। चलिए बात करते हैं हम थर्ड चैलेंजेस की। देखो तीसरा चैलेंज क्या है? तीसरा चैलेंज है आपके सामने, टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। अब भाई नेशन बना लिया, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर दिया, लेकिन लोगों का क्या? लोगों की कैसे लाइफ को डेवलप करें? लोग जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जिनका वेलफेयर नहीं था, इतनी बड़ी लार्ज पॉपुलेशन जिनका डेवलपमेंट नहीं था, कास्टिज्म हाई लेवल पे था, उसको कैसे इक्वालिटी का शेप दे, यही हमारा नेक्स्ट चैलेंज था। इंश्योर करना, क्या करना? इंश्योर करना कि इंश्योर हम किस तरीके से करें। ठीक है। तो ये इंश्योर जो है वो किस तरीके से करें, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। अब देखो ये चैलेंज क्यों बनी है भाई? इंडियन पॉलिटी मेड herself to achieve welfare goals with the involvement of effective economic policies and the reduction of the poverty and unemployment। ये तभी हो सकता था जब देश के अंदर भी दो वर्ड लिखे हुए ना, इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया।
एक मेजर प्रॉब्लम थी इंडिया की, इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा थी, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, इंडिया में अनएजुकेटेड पीपल बहुत ज्यादा थे। अब इन सभी और इनइक्वालिटी की तो पूछो ही मत, हद हो गई। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा थी इंडिया के अंदर। कास्टिज्म, भाई टच कर दिया अनप्योर, कोई मतलब होता है। तो अनटचेबिलिटीज थी, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, वेलफेयर नहीं हो रहा था, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि नेहरू जी भी सोच रहे होंगे यार काश कुछ आइडिया मिल जाए, लेकिन मिला ऐसा नहीं है। हमारे सबसे बड़े जो लीडरों में से एक, नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने इनइक्वालिटी को खत्म किया सोसाइटी से। जो ये था ना गैप, कौन सा गैप? कास्टिज्म का जो ये गैप था उसको खत्म किया। क्यों? क्योंकि कास्टिज्म टच किया अनटचेबल। ऐसा होता है, किसी को हमने टच कर दिया। आज हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, बस में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, बॉडी टच होती रहती है, एक दूसरे को टच करते हैं, क्या उससे अनप्योर हो जाएंगे? नहीं ना। तो ये, लेकिन उस समय ये अनटचेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। तो हमने 2 आर्टिकल ऐड कर दिए भाई इसके लिए कि इंडिया की जो सोसाइटी होगी वो वेलबींग होगी। इसके लिए हमने काम किया। और क्या काम किया कि हमने उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया उसमें अनटचेबिलिटीज को खत्म किया, ठीक है, ताकि देश को एक वेल सेफ, वेल डेवलपमेंट सोसाइटी और वेल डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जा सके, ठीक है। तो ये 3 चैलेंजेस थे, जिसके चैलेंजेस के साथ साथ मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये एग्जाम में आता है। तो कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप लिखते हो एग्जाम में पर्टिकुलर हेडलाइन देखकर कि फर्स्ट चैलेंजेस ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, इस तरीके से अगर पॉइंट वाइज लिखते हो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलने वाले। सबसे बड़ी जो चैलेंजेस होती है बच्चों के सामने बोर्ड में वो यही होती है कि सर 6 नंबर का क्वेश्चन है, लिखे कितना? सर 6 पॉइंट लिखे, इसके तो 3 ही पॉइंट, हम 6 कैसे डिफाइन करें? तो बेटा ध्यान रखना आप लोग, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और उसके 3 ही पॉइंट है तो तीनों पॉइंट को हाईलाइट करो और हाईलाइट करने के बाद उसको डिफाइन करो। जरूरी नहीं है कि उस 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखे, 3 ही पॉइंट है 3 ही लिखो, बट उसको वेल डिफाइंड करो, ठीक है। ये आपके तीनों पॉइंट्स थे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स में काम आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल पे, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।